ताशकंद घोषणा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा हस्ताक्षरित ताशकंद घोषणा के बिंदु जो सितंबर युद्ध के बाद शांति लाने की दिशा में निर्देशित थे, इस प्रकार हैं। 1. दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के लिए सभी प्रयास करेंगे। वे चार्टर के तहत अपने दायित्व की पुष्टि करते हैं कि वे बल का सहारा न लें और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं। उनका मानना कि अपने क्षेत्र में और विशेष रूप से भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में शांति के हितों और वास्तव में भारत और पाकिस्तान के लोगों के हितों की पूर्ति दोनों देशों के बीच तनाव की निरंतरता से नहीं हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हुई और प्रत्येक पक्ष ने अपनी अपनी स्थिति निर्धारित की। 2. दोनों देशों के सभी सशस्त्र कर्मियों को 25 फरवरी 1966 के बाद 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस ले लिया जाएगा और दोनों पक्ष युद्धविराम की शर्तों का पालन करेंगे। 3. भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध किस पर आधारित होंगे? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। 4. दोनों पक्ष दूसरे देश के खिलाफ निर्देशित किसी भी प्रचार को हतोत्साहित करेंगे और प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे जो दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देता है। 5. पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अपने पदों पर लौट आएंगे और दोनों देशों के राजनयिक मिशनों के सामान्य कामकाज को बहाल किया जाएगा। दोनों सरकारें राजनयिक संभोग पर 1961 के वियना कन्वेंशन का पालन करेंगी। 6. भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों, संचार, साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान की बहाली और भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा समझौतों को लागू करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। 7. दोनों नेता अपने अपने अधिकारियों को युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी के निर्देश देंगे। 8. दोनों पक्ष शरणार्थियों की समस्याओं और बेदखली, अवैध प्रवास से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा जारी रखेंगे। दोनों पक्ष ऐसी स्थितियां बनाएंगे जो लोगों के पलायन को रोकेंगी। अधिग्रहित की गई संपत्ति और संपत्ति की वापसी। संघर्ष के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा चर्चा की जाएगी। 9. दोनों पक्ष दोनों देशों से सीधे तौर पर जुड़े मामलों पर उच्चतम और अन्य स्तरों पर बैठकें जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने संयुक्त भारतीय पाकिस्तानी निकाय स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है जो आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, यह तय करने के लिए अपनी सरकारों को रिपोर्ट करेंगे। स्रोत: विदेश मंत्रालय की वेबसाइट। शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद लाल बहादुर शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शास्त्री को जहर देने की अफवाहों के साथ मौत पर विवाद हुआ था। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसी यूएसए का हाथ संदेहास्पद रहा है और इंजीनियरिंग में भी एक हवाई दुर्घटना में होमी भाभा की मौत, क्योंकि पश्चिम भारत की परमाणु आकांक्षाओं और संतुलन में गड़बड़ी से सावधान था। दक्षिण एशिया में सत्ता के विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। विशेष रूप से प्रासंगिक जानकारी मांगने वाले आरटीआई को सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया है। इंदिरा गांधी, पहला चरण, जनवरी 1966, मार्च 1977। जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक और अप्रत्याशित मृत्यु के बाद एक बार फिर गुलजारीलाल नंदा को चुनाव लंबित रहने तक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेता और एक परिणाम के रूप में प्रधानमंत्री के पद के दावेदार थे। सिंडिकेट ने नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का समर्थन किया और पार्टी के अधिकांश सदस्य भी उनके पक्ष में थे। उसने चुनाव जीता। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उनका समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह इतनी कमजोर हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है जैसा वे चाहते थे। उन्हें गलत साबित करने का समय आ गया था।
प्रारंभिक जीवन। इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर हुआ था। भारत अंग्रेजों से आजादी के संघर्ष के बीच में था और नेहरू परिवार पूरी तरह से संघर्ष में शामिल था। इसलिए इंदिरा लगभग बचपन से ही उथल-पुथल के उन दिनों की घटनाओं के संपर्क में थी। बताया जाता है कि जब विदेशी सामानों की अलाव जलाई जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनी इंदिरा ने उस समय एक बच्ची को आग में झोंकने के लिए इंग्लैंड में बनी गुड़िया को त्याग दिया था। 12 साल की उम्र में वह एक साथ लाई और बच्चों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसे वानर सेना कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना काम करने के लिए। इन युवाओं ने लिफाफों को संबोधित किया, झंडे बनाए, नोटिस लगाने में मदद की और स्वतंत्रता सेनानियों को संदेश दिए। इंदिरा ने कई स्कूलों और कॉलेजों में भाग लिया, कभी कभी केवल थोड़े समय के लिए। इनमें स्विट्जरलैंड में इकोले डी बैक्स, रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती, शांति निकेतन, बंगाल में विश्वविद्यालय और सोमरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, यूके अन्य शामिल थे। 1936 में इंदिरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं और 1938 में वह इंडिया लीग की सदस्य बन गईं। इंग्लैंड में रहने के दौरान उनकी मुलाकात फिरोज जहांगीर गांधी, बाद में गांधी में बदल गई, से हुई, जो इंडिया लीग के सदस्य भी थे और लंदन में पढ़ रहे थे। फिरोज पारसी थे। इंदिरा 1941 में फिरोज गांधी के साथ भारत लौटी और उन्होंने 1942 में उनसे शादी की। फिरोज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इंदिरा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार थीं और कुछ समय के लिए नैनी सेंट्रल जेल में कैद थीं। फिरोज और इंदिरा के 2 बेटे थे, राजीव और संजय। दोनों बाद में अपने अलग अलग तरीकों से भारत के राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बने। आजादी के बाद की राजनीतिक यात्रा। आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा अक्सर घटनाओं के लिए अपने पिता की परिचारिका के रूप में काम करती थीं और उनकी यात्रा पर उनके साथ जाती थीं। 1951-52 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने फिरोज के अभियानों को संभाला, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। फिरोज लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन उनके निजी जीवन में मतभेद थे और जल्द ही अलग हो गए। फिरोज जल्द ही सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रमुख प्रवक्ता बन गए। मेजर से जुड़े एक घोटाले का पर्दाफाश करने में उनकी अहम भूमिका थी। बीमा कंपनियों और नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी। सितंबर 1960 में उनका निधन हो गया। इंदिरा 1955 में कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति में शामिल हुईं और 1959 में वे पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। 1964 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह राज्यसभा की सदस्य बनी और उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कैबिनेट में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी, जो देश में इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला थी। 1967 के आम चुनाव आर्थिक समस्याओं के ठहराव और खाद्य संकट, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी के बीच आए, जिससे लोगों में काफी मोहभंग हुआ। रुपए के अवमूल्यन के फैसले की कई लोगों ने आलोचना की थी। साथ ही राजनीतिक विवादों ने अमेरिका से गेहूं के आयात में बाधा डाली। 1967 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लोकसभा सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन लोकसभा में उसे बहुत कम बहुमत मिला। इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री थीं, लेकिन मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। कांग्रेस या तो सत्ता खो दी या विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में बहुमत हासिल करने में विफल रही।
हालांकि कई राज्यों में सत्ता संभालने वाली गठबंधन सरकारों ने अस्थिर सरकारों और दल से दल में दलबदल की प्रथा का नेतृत्व किया। कांग्रेस विभाजन और केंद्र में अल्पसंख्यक सरकार। बाद के वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत उथल-पुथल थी। अब तक कांग्रेस पार्टी विविध हितों के अनुकूल रही है। अब दक्षिणपंथी और वामपंथ के बीच विचारधारा में विभाजन बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस दक्षिणपंथी विरोध आंदोलनों से निपटने और वामपंथियों को नीचा दिखाने, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक स्थान देने और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार के पक्ष में थी। इंदिरा गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कई विचारों से सहमत नहीं थी। वह कट्टरपंथियों के पक्ष में थी। आर्थिक सुधार जो पार्टी के रूढ़िवादी वरिष्ठ सदस्यों के अनुमोदन को पूरा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपनाए गए 10 सूत्रीय कार्यक्रम में बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, विदेश व्यापार करने वाली सरकार, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति पर उच्चतम सीमा, खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों के आवास के लिए रियायती भूखंडों का प्रावधान आदि। इंदिरा गांधी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पस को समाप्त करने के पक्ष में थी। अपने वित्त मंत्री से परामर्श किए बिना बैंकों के एक समूह का राष्ट्रीयकरण करने के उनके निर्णय को पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। अंत में मोरारजी देसाई को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मई 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के साथ चीजें चरम पर आ गईं। भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पसंद पर भारी मतभेद थे। कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार सिंडिकेट की सदस्य नीलम संजीव रेड्डी थी, लेकिन इंदिरा गांधी, जो अब समाजवादी विचारधारा की ओर तेजी से झुक रही थी, और इस डर से कि सिंडिकेट उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए संजीव रेड्डी का इस्तेमाल करेंगे, वीवी गिरी पूर्व उपाध्यक्ष अब एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। वीवी गिरी ने चुनाव जीता और अगस्त 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने। नतीजतन नवंबर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने अनुशासनहीनता के आधार पर इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भारत गांधी ने अपने पक्ष में पार्टी के अधिकांश सदस्यों के प्रेमी को जीतने में कामयाबी हासिल की और अपना खुद का गुट बनाया, कांग्रेस आर, जहां आर 1969 में आवश्यकतावादियों के लिए खड़ा था, जबकि दूसरा समूह कांग्रेस शून्य के लिए ओ के साथ था। राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में संगठन। इंदिरा गांधी के पास अब लोकसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन डीएमके, अकाली दल और 2 कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे क्षेत्रीय दलों के मुद्दे आधारित समर्थन के साथ उन्होंने केंद्र में सत्ता बरकरार रखी। 1971 के चुनाव इंदिरा की विजयी इंदिरा गांधी ने पाया कि वह अल्पसंख्यक सरकार के प्रमुख के रूप में स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर सकती। प्रगतिशील पर उनके प्रयास। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ संसद द्वारा भी कानूनों को बाधित किया गया था। अदालत द्वारा बताई गई कानूनी खामियों को दूर करने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। प्रिवी पस का उन्मूलन न केवल संसद में पारित होने में विफल रहा, संवैधानिक संशोधन राज्यसभा में सिर्फ एक वोट से गिर गया, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए राजकुमारों को मान्यता देने वाले राष्ट्रपति के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की और जल्द चुनाव कराने का आह्वान किया। इस प्रकार 1971 में देश में चुनाव हुए। कांग्रेस आर का आकर्षक नारा गरीबी हटाओ था। इंदिरा गांधी ने सामाजिक परिवर्तन और आय में असमानताओं को दूर करने और सरकार की स्थिरता के लिए अभियान चलाया। गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दल स्वतंत्र कांग्रेस ओ एसएसपी इंदिरा हटाओ
के चुनावी नारे के साथ एक साथ आए, जिसे महागठबंधन कहा गया। कांग्रेस आठ ने अच्छे बहुमत से चुनाव जीता, शायद इसलिए कि मतदाताओं ने पसंद करने में परिपक्वता दिखाई, राजनीति के शिकार होने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करने के लिए। संरक्षण। इंदिरा गांधी अब अपने रास्ते पर ठीक थी, आने वाले लंबे समय तक राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहे। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण ने इंदिरा गांधी की छवि को एक बड़ा बढ़ावा दिया। मार्च 1972 में राज्य विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस आर सत्ता में आई। 1971 और 1972 के चुनावों ने महत्वपूर्ण विरोधियों के रूप में कांग्रेस शून्य और स्वतंत्र पार्टी के महत्व को लगभग कम कर दिया था। समस्या। हालांकि सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद इंदिरा गांधी के लिए भारी उत्साह 1973 तक कम होना शुरू हो गया था। आर्थिक समस्याएं बढ़ी। मुख्य मुद्दा उच्च मुद्रास्फीति था, जो युद्ध के समय के खर्च, देश के कुछ हिस्सों में सूखा और 1973 के तेल संकट के बाद था। खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई और कम कृषि विकास का उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, भारत आयात की उच्च लागत और इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च कीमतों से प्रभावित हुआ। बेरोजगारी बढ़ी। मई 1974 में अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल सबसे उल्लेखनीय हड़ताल थी। अधिकांश प्रभावशाली सामाजिक वर्ग धीरे धीरे इंदिरा गांधी से अलग हो गए। धनी किसानों ने भूमि सुधारों का विरोध किया, उद्योगपतियों ने व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीयकरण और समाजवादी नीतियों का विरोध किया, और मध्य वर्ग मूल्य वृद्धि से गहराई से प्रभावित थे और अधिकारियों और राजनेताओं के बीच फैल रहे भ्रष्टाचार के आलोचक थे। तथ्य यह है कि इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी को एक छोटी ईंधन कुशल भारतीय कार बनाने का उपक्रम सौंपा गया था और उन्हें अनुबंध और विशेष उत्पादन लाइसेंस दिया गया था। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में बहुत कम अनुभव था, ज्यादातर लोगों द्वारा देखा गया था। भाई भतीजावाद के रूप में जेपी आंदोलन। कई जगहों पर, खासकर गुजरात और बिहार में, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध आंदोलन हुए। दिसंबर 1973 और मार्च 1974 के बीच गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन इतना गंभीर था कि केंद्र सरकार ने राज्य में विधानसभा को भंग करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और केंद्र ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। बिहार में आंदोलन छात्र विरोधों की एक श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसे जल्द ही जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, ने उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के एक बड़े मुद्दे पर उठाया। जेपी ने उस व्यवस्था के खिलाफ पूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि लोगों को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बिहार में कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने और विधानसभा भंग करने की मांग की। लोगों से कहा गया कि वे विधायिका और कार्यालयों का घेराव करें और करों का भुगतान करने से इनकार करें, दूसरे शब्दों में, सरकारी कामकाज में बाधा डालें। जयप्रकाश नारायण, भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक के रूप में चित्रित इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के उद्देश्य से देश के बाकी हिस्सों को विरोध में खींचने की कोशिश करने के लिए बिहार से आगे निकल गए। जेपी के आह्वान से उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग उत्साहित थे। इसके अलावा गैर वामपंथी विपक्षी दलों ने उनके पीछे रैली की। आंदोलन, हालांकि, के अंत तक गति खो दिया। 1974 इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को 1976 के चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ अपने समूह की ताकत का परीक्षण करने के लिए चुनौती दी और जेपी ने चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि इससे पहले कि प्रतियोगिता को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाया जा सके, चीजें काफी बदल गईं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और आपातकाल लागू करना। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा ने 1971 में रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी राजनारायण द्वारा दायर एक चुनावी याचिका में फैसला सुनाया। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर उनके चुनाव अभियान के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। अदालत के फैसले ने चुनावी कदाचार, अत्यधिक चुनावी खर्च और पार्टी के उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का उपयोग करने के आधार पर 1971 में इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि वह अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती और 6 साल तक संसद के चुनाव के लिए प्रयास नहीं कर सकती। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन इससे पहले कि यह तय हो पाता, अन्य घटनाएं हुई। एक तो गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और वह सरकार नहीं बना सकी। जेपी आंदोलन को और अधिक जोश के साथ पुनर्जीवित किया गया और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया और एक घोषणा की गई कि 29 जून को सविनय अवज्ञा शुरू होगी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सिफारिश करते हुए जवाब दिया कि अराजकता के कारण पूरे देश में आंतरिक आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने तदनुसार 25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352(1) के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। प्रधानमंत्री के निर्णय को अभी तक कैबिनेट द्वारा समर्थन नहीं दिया गया था और कैबिनेट घटना के बाद ही इसके लिए सहमत हो सकती है। आपातकाल की स्थिति 1975-77 राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घबराने की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सभी उस गहरी और व्यापक साजिश से अवगत हैं जो हमेशा से चल रही है। इंदिरा गांधी और जेपी दोनों होंगे जिम्मेदार। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन तेजी से अराजक हो रहा था और निश्चित रूप से सरकार के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा कर रहा था। जेपी ने सेना और पुलिस को अवैध आदेशों का पालन न करने का भी आह्वान किया। इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आते ही इंदिरा गांधी के इस्तीफे हटाने की आवाज तेज हो गई। इंदिरा गांधी की सर्वोच्च न्यायालय में अपील के कारण अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णालिया, जिन्होंने 24 जून को इलाहाबाद के फैसले पर सशर्त रोक लगाने की अनुमति दी थी कि इंदिरा गांधी अपने पद पर बनी रह सकती हैं, संसद में बोल सकती हैं लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकती हैं। इस स्थगन आदेश ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हटाने के लिए जेपी और जनता मोर्चा की मांग को मजबूत किया। ऐसा लगता है कि जेपी गांधीवादी सिद्धांतों को भूल गए हैं जिन पर उनका पालन पोषण हुआ था। मार्च 1976 में होने वाले आम चुनावों की प्रतीक्षा करने के लिए उनके पास धैर्य हो सकता था। यदि लोग असंतुष्ट होते तो वे इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बाहर कर देते, लेकिन जेपी और उनके सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने और अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं थे। 26 जून 1975 की शाम को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में इंदिरा गांधी ने कहा, लोकतंत्र के नाम पर यह लोकतंत्र के कामकाज को नकारने की कोशिश की गई है। विधिवत चुनी गई सरकारों को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। आंदोलन ने माहौल को गर्म कर दिया है, जिससे हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग हमारे सशस्त्र बलों को बगावत के लिए उकसा रहे हैं और हमारी पुलिस को बगावत करने के लिए। नाम के लायक कोई भी सरकार कैसे देश की स्थिरता के लिए खड़ी हो सकती है और देश की स्थिरता की अनुमति दे सकती है? जोखिम में हो। ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी अपने पिता के लोकतांत्रिक आदर्शों को भूल गई हैं या जानबूझकर त्याग दी हैं। लेकिन तब शायद वह हमेशा थोड़ी निरंकुश थी। केरल में एक चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बाद
वह शालीनता से इस्तीफा दे सकती थी, लोकसभा को भंग कर सकती थी और जल्दी आम चुनावों का आह्वान कर सकती थी या उनकी नियत तारीख पर चुनावों के लिए कुछ महीने इंतजार कर सकती थी। लेकिन उन्हें सत्ता छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बाद में दावा किया कि इस्तीफे ने उन ताकतों को मजबूत किया होगा जो उनकी सोच के अनुसार लोकतंत्र के लिए खतरा थे। जैसा कि एक ब्रिटिश समाजशास्त्री जो एल्डर ने बताया, जेपी ने गलती की। अनुशासित, अहिंसक स्वयंसेवकों के एक कैडर के बिना एक जन आंदोलन शुरू करने में उनके आंदोलन की विश्वसनीयता वाम और दक्षिणपंथियों के चरमपंथियों की उपस्थिति से कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाने में स्पष्ट रूप से अति प्रतिक्रिया की। पीएन धर ने कहा, जब भाग्य का क्षण आया तो जेपी ने कानून को अपना काम नहीं करने दिया। चाहे वह इंदिरा गांधी के इरादों के प्रति अविश्वास था या लोकतांत्रिक पद्धति में उनकी खुद की आस्था की कमी थी या इतिहास में नीचे जाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। भारतीय लोगों के राजनीतिक मसीहा के रूप में बिंदु के बगल में है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में राजनीतिक विरोधियों और असंतुष्टों के दमन में उन्हें रचनात्मक रूप से शामिल करने या उन्हें राजनीतिक रूप से लड़ने की अपनी क्षमता में अधिक विश्वास दिखाया। चाहे उन्होंने चुना सत्ता के नुकसान से खुद को बचाने के लिए या देश को फिर से स्वस्थ करने के लिए, सब में उपचार के रूप में आपातकाल भी बिंदु के पास है। तथ्य यह है कि जेपी और इंदिरा गांधी दोनों, जिनके बीच भारत की राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ था, लोकतंत्र को विफल कर दिया और उनके साथ विश्वासघात किया, कानून के शासन में विश्वास की कमी। जब से मैंने भारत में आम आदमी और औरत के लिए लाभ के कुछ प्रगतिशील उपायों को पेश करना शुरू किया है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने प्रसारण में इंदिरा गांधी के राष्ट्र के लिए ये शब्द थे। गुजरात और तमिलनाडु पर जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, दो राज्य जहां कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने शासन किया। इस प्रकार पूरा देश प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन के अधीन आ गया या कांग्रेस सरकारों के अधीन था। उन कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को आज्ञाकारी पुरुषों के साथ बदलने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया जो मजबूत थे और इंदिरा गांधी के विरोध की पेशकश कर सकते थे। सभी लंबित विधानसभा चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। अधिकांश विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अशोक मेहता और कुछ कांग्रेसी असंतुष्टों जैसे चंद्रशेखर, साथ ही कई पत्रकार, अजीत भट्टाचार्य और कुलदीप नायर, दो नाम ट्रेड यूनियन नेताओं, छात्र नेताओं और शिक्षाविदों को आंतरिक रखरखाव के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा अधिनियम, मीसा, चरम विचारधाराओं के कई संगठनों आनंद मार्ग, आरएसएस, जमात-ए इस्लामी, भाकपा, माले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकाल के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकार। जुलाई 1975 में मीसर और भारत रक्षा अधिनियम में संशोधन के साथ निलंबित कर दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को कम कर दिया गया। संसद व्यवहारिक रूप से अप्रभावी थी क्योंकि बहस के मुद्दों का कोई प्रभावी विरोध नहीं था। न्यायपालिका की शक्ति को कम करने और यह घोषित करने के लिए कि संविधान में संशोधन करने का संसद का अधिकार असीमित है, कई फरमान, कानून और यहाँ तक संवैधानिक संशोधन भी पारित किए गए। इस लिहाज से 42वां संशोधन यादगार है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और कुछ समाचार पत्र संपादकीय पृष्ठों पर रिक्त स्थान के साथ यह संकेत देते थे कि स्थिति की आलोचना करने के लिए उनके विचारों को ब्लैक आउट कर दिया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन को आपातकाल और सरकार की आलोचना करने की पूरी कोशिश करने के लिए याद किया जाएगा। आपातकाल को राज्य की निर्ममता के लिए याद किया जाएगा। लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया था। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और गिरफ्तार किए गए लोगों को भी प्रताड़ित किया और विकास के लिए तथाकथित कार्यक्रम तैयार न किए गए लोगों पर थोपे गए।
इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का उदय एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जो आधिकारिक तौर पर उनके पास नहीं थी, वह अशुभ लग रहा था। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली आवासीय बस्तियों को नष्ट करने और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जबरन नसबंदी के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया, जिससे हजारों लोगों को परेशानी हुई। वह कई लोगों की राय में एक पुलिस राज्य को प्रभावी रूप से स्थापित करने में मदद करने में सहायक था। आपातकाल के लिए समर्थन आपातकाल लगाने की सभी ने एकमुश्त निंदा नहीं की थी। वास्तव में यह देखते हुए कि इस तरह के एक जन आंदोलन को रोक दिया गया था और जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, कोई सहज प्रदर्शन नहीं हुआ। जेपी आंदोलन को स्पष्ट रूप से सामाजिक आर्थिक स्पेक्ट्रम के लोगों का समर्थन नहीं मिला। कुल मिलाकर मध्य वर्गों ने शुरू में आपातकाल का स्वागत किया। वे विरोध के माहौल से थक चुके थे और सभी कुछ अनुशासन और कीमतों पर नियंत्रण के पक्ष में थे। उदाहरण के लिए, प्रशासन की तरह कानून और व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ और शांति की भावना का स्वागत था। मीसा का इस्तेमाल तस्करों, जमाखोरों और कालाबाजारी में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता था। हड़तालों का दमन भी सामान्य स्वीकृति के साथ मिला। 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा ने गरीब और ग्रामीण आबादी के वर्गों को भी उत्साहित किया। शुरुआत में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, हालांकि यह मुख्य रूप से अच्छे मानसून के कारण था। और कुल मिलाकर लोगों का मानना कि देश को फिर से प्रगति के पथ पर लाने के लिए आपातकाल एक अस्थायी कदम है। भले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवकांत बरुआ की 1976 में इंदिरा गांधी की चाटुकारिता की प्रशंसा की, भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है, सभी ने साझा नहीं किया। कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने उनके कदम का समर्थन किया, कम से कम शुरू में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसके समर्थन में थी? आपातकाल देश की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए स्थापित संसदीय लोकतंत्र के सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने वाली सही प्रतिक्रियावादी ताकतों को विफल करने के लिए। बाद में पार्टी को अपनी स्थिति पर पछतावा हुआ। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इसका विरोध किया और इसके कुछ सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। आचार्य विनोबा भावे ने सराहना की कि यह अनुशासन लागू करने का समय है। मदर टेरेसा ने भी देश में शांति और शांति लाने के लिए इंदिरा गांधी के कदम का समर्थन किया। प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह ने आश्चर्यजनक रूप से शुरुआत में आपातकाल का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना कि जेपी आंदोलन से देश में अराजकता फैल जाती। बाद में उन्हें आपातकाल के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना था, विशेष रूप से किए गए अत्याचारों के आलोक में। लोकप्रिय असंतोष का विकास 1976 के मध्य तक, लोकप्रिय मनोदशा बदल गई थी। हर जगह असंतोष था क्योंकि आर्थिक सुधार कायम नहीं रह सका। अपराधी अपने काम पर वापस आ गए और कल्याण कार्यक्रम गरीबों को खुश करने के लिए पर्याप्त गति से आगे बढ़ने में विफल रहे। इसके अलावा यह वही भ्रष्ट और कठोर नौकरशाही और चाटुकार और शोषक राजनेता थे जो इन कार्यक्रमों को संभाल रहे थे और इसलिए प्रभाव खराब था। लगाया गया सख्त और कठोर अनुशासन सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के अनुमोदन के अनुरूप नहीं था, जिन्होंने लोगों की नसबंदी कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूर होने पर भी नाराजगी जताई। पुलिस और नौकरशाही के पास बहुत अधिक शक्ति थी जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया। सबसे बढ़कर जो भय और असुरक्षा का माहौल बनाया गया था, उसने लोगों को क्रोधित और आक्रोशित कर दिया, लेकिन विरोध के रूप में इन भावनाओं का कोई ठिकाना नहीं था। भ्रष्ट और अपमानजनक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को दूर करने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं होने के बावजूद मना किया गया था। बिना जिम्मेदारी के संजय गांधी का सत्ता में आना न केवल उन बुद्धिजीवियों में जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का डर था, बल्कि आम लोगों में भी जिन्हें विध्वंस और नसबंदी अभियान का खामियाजा भुगतना पड़ा, बड़ी बेचैनी और गुस्सा पैदा हुआ।
हैरानी की बात है कि उन्होंने जो बातें सामने रखी, वे अपने आप में बुरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दहेज उन्मूलन, वृक्षारोपण और शहरों के सौंदर्यीकरण, साक्षरता को प्रोत्साहित करने और परिवार के आकार को सीमित करने की वकालत की थी। लेकिन जिस निर्मम और असंवेदनशील तरीके से इन विचारों को लागू किया गया, उसने लोगों को बहुत दुख और झकझोर कर रख दिया। सत्ता का दुरुपयोग जाहिर तौर पर संजय गांधी के निर्देशन में बड़े पैमाने पर हुआ था। स्थिति पर कम से कम कुछ सटीकता के साथ रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रभावी प्रेस नहीं होने और आधिकारिक प्रचार समाचार पर अविश्वास करने वाले लोगों के साथ अत्याचार और हिंसक विरोध की अफवाहें जबरदस्ती फैल गईं और उन पर विश्वास किया गया। आपातकालीन अत्याचारों का पैमाना देश के उत्तरी भागों में दक्षिणी भागों की तुलना में अधिक था। यह 1977 के चुनाव परिणामों में परिलक्षित होना था। पूर्वव्यापी में आपातकाल भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के सबसे काले दौरों में से एक था। 2 साल लंबी अवधि भी शायद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक विकास। तब से कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके में आपातकाल का एक स्थायी प्रभाव महसूस किया जाना था। गुवाहाटी में 1976 के एआईसीसी सत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता के रूप में चाटुकारिता के लिए मंच तैयार किया गया था। वास्तव में चाटुकारिता को संस्थागत बना दिया गया और वंशवादी राजनीति के लिए रास्ता तैयार किया गया। गुवाहाटी सत्र ने राजनीति में संजय गांधी की शुरुआत को चिन्हित किया और युवा कांग्रेस ने संजय को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानकर सत्ता में वृद्धि को मजबूत किया। ऐसा कहने के लिए संजय की मृत्यु पर राजीव गांधी को अनिच्छा से भी बनाए गए स्थान में कदम रखना था। 1977 के चुनाव। आपातकाल को 2 बार बढ़ाया गया और फिर सबसे अप्रत्याशित रूप से इंदिरा गांधी ने चुनावों का आह्वान किया। यह संभव है कि सिर्फ चापलूसों ने उसे स्थिति के बारे में बताया और सही तस्वीर देने के लिए एक स्वतंत्र प्रेस की अनुपस्थिति में। राय। लोकतंत्र न केवल औसत दर्जे के व्यक्ति को ऊपर उठाता है बल्कि सबसे मुखर को ताकत देता है, चाहे उनके पास ज्ञान और समझ की कमी हो। इंदिरा गांधी। उसने सोचा कि लोग आपातकाल के शासन के तहत लाई गई नीतियों का समर्थन करेंगे और इस तरह उन्हें एक लोकप्रिय वैधता प्रदान करेंगे। कुछ लोगों द्वारा यह भी सामने रखा गया है कि उनकी अंतर्निहित लोकतांत्रिक प्रवृत्ति कठोर आपातकालीन शासन को जारी रखने के खिलाफ थी। फिर भी अन्य लोग देखते हैं कि जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि ज्यादतियों को अंजाम दिया जा रहा है तो वह उस स्थिति से बाहर निकलना चाहती थी जो उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। चुनावों की घोषणा जनवरी 1977 में हुई। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और प्रेस सेंसरशिप हटा दी गई। यहाँ तक राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से प्रचार करने की अनुमति दी गई। विपक्ष एक साथ हो जाता है। चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस का विपक्षी दलों के गठबंधन ने विरोध किया था। जनसंघ ओ चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। फरवरी में जगजीवन राम, नंदिनी सतपथी और हेमवती नंदन बहुगुणा ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (CFD) बनाई। CFD, अकाली दल, DMK और CPM ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों CPI और AIADMK के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। चुनावों के बाद CFD का जनता पार्टी में विलय हो गया। एक ऐतिहासिक चुनाव जनता गठबंधन ने आपातकाल की ज्यादतियों और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा बना दिया। लोगों ने मार्च 1977 में मतदान किया। चुनाव व्यवहारिक रूप से आपातकाल पर एक जनमत संग्रह लग रहा था। जनता गठबंधन को लोकसभा की 542 में से 330 सीटों के साथ भारी जनादेश मिला। कांग्रेस को, विशेष रूप से उत्तर में, पराजित किया गया था और उसके सहयोगियों ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।
इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी अपनी सीटें हार गईं। संयोग से कांग्रेस ने दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उसे विषम परिस्थितियों में 150 में से अधिकांश सीटें मिली। यह जीता गया। चुनाव परिणामों ने इस तथ्य को प्रतिबिंबित किया कि दक्षिण बहुत अधिक आपातकालीन ज्यादतियों से बच गया। इसके अलावा गरीब समर्थक कार्यक्रम उत्तर की तुलना में वहां बेहतर तरीके से लागू किए गए थे। चुनावों से पहले भारत के कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने निराशा व्यक्त की थी कि लोकतंत्र का उस देश में कोई स्थान नहीं है जिसमें बहुसंख्यक आबादी निरक्षर थी और संभवतः लोकतांत्रिक मूल्यों से अनजान थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आपातकाल के साथ भारत सही मायने में लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। लेकिन चुनावों ने साबित कर दिया कि भारतीय लोग चतुर थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का अच्छे प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया। गरीब भी नागरिक अधिकारों के मूल्य को समझते थे। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार लाने वाले चुनावों ने दिखाया कि देश में लोकतंत्र अच्छी तरह से निहित था। 21 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति हुई। राजनीतिक व्यवस्था में विकास। समय के साथ हुए चुनावों ने दिखाया कि मतदाता कैसे बदल गए हैं। 1967 और 1971 में बूथ कैप्चरिंग और हेराफेरी के बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चुनाव आयोग ने देखा कि जातिवाद, जो विशेष रूप से बिहार में प्रमुख होता जा रहा था, किसी भी तरह से राजनीतिक माहौल को खराब नहीं करता। यह विशेषता व्यवहारिक रूप से देश के मतदान व्यवहार में गहरी पैठ बना चुकी है। कांग्रेस में बदलाव। 1971 का चुनाव भारत के बाद 5वां आम चुनाव स्वतंत्र हो गया, नियत तारीख से पहले आया। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं के चुनावों से राष्ट्रीय चुनावों को अलग कर दिया। दोनों अब तक एक साथ हुए थे। इन चुनावों में जीत के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आप को गिरा दिया और आई को कांग्रेस आई बनने के लिए अपनाया और इसके तुरंत बाद आई को भी गिरा दिया। उनके गुट के लिए जीत का अंतर ऐसा लग रहा था पुष्टि करें कि यह असली कांग्रेस थी। अब से कांग्रेस के भीतर, पार्टी के भीतर के लोकतंत्र को और अधिक नष्ट होना था। आपातकाल का एक स्थायी प्रभाव उस समय से कांग्रेस पार्टी के काम करने के तरीके में महसूस किया जाना था। 1976 गुवाहाटी में एआईसीसी सत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आवश्यकता के रूप में चाटुकारिता के लिए मंच तैयार किया गया था। वास्तव में चाटुकारिता को संस्थागत रूप दिया गया और इसने वंशवादी राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। गुवाहाटी सत्र ने राजनीति में संजय गांधी की शुरुआत को चिन्हित किया और युवा कांग्रेस ने संजय को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानकर सत्ता में वृद्धि को मजबूत किया। ऐसा कहने के लिए संजय की मृत्यु पर राजीव गांधी को अनिच्छा से भी बनाए गए स्थान में कदम रखना था। क्षेत्रीय हितों का विकास हुआ और देश के कई हिस्सों में इसने अपनी पकड़ बना ली। राज्यों के स्तर पर 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस कई में हार गई थी। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस के दलबदलुओं से बनी संयुक्त विधायक दल एसवीडी द्वारा गठित सरकारें उत्तरी राज्यों में आईं और चली गईं। एसवीडी के उदय को निचली जातियों की बढ़ती राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिन्हें भूमि सुधारों से लाभ हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबदबा नहीं मिला था। इनमें से अधिकांश जातियां ब्राह्मणों से नीचे और निम्नतम से ऊपर की मध्यस्थ स्थिति की थीं और अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख समूह का गठन किया। संयोग से दलबदल की राजनीति से राजनीति तेजी से प्रभावित हुई। दक्षिणी भारत में, विशेष रूप से मद्रास राज्य, बाद में तमिलनाडु में एक उत्तर दक्षिण विभाजन माना जाता था। ऐसा महसूस किया गया था कि उत्तर दक्षिण पर हावी होने और उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा था।
वास्तव में ब्राह्मणवाद को इस शोषण की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया था क्योंकि यह उत्तर से आया था। भाषा विवाद का प्रमुख कारण बन गई। दक्षिण, विशेष रूप से मद्रास, ने नाराजगी के साथ हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने की संभावना को देखा। जबकि अंग्रेजी का ज्ञान कमोबेश देश के क्षेत्रों में समान रूप से फैला हुआ था, हिंदी को लागू करने से शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी पट्टी के लोगों को बहुत फायदा होगा। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए अलग अलग लिपि के साथ 3 भाषाओं का फॉर्मूला असंतोषजनक था क्योंकि तमिलों को अभी भी तीनों में कुशल बनना होगा, जबकि उनके उत्तरी समकक्षों को अपनी मातृभाषा के साथ कोई अतिरिक्त कठिनाई नहीं होगी। केरल, मैसूर राज्य, बाद में कर्नाटक और आंध्र ने त्रिभाषा सूत्र अपनाया। दक्षिणी मांग की उत्तरी राज्यों में भी अपने लिए त्रिभाषा नीति में दक्षिणी भाषा शामिल है, को आमतौर पर अनदेखा कर दिया गया था। उत्तरी राज्यों ने या तो त्रिभाषा सूत्र को अपनाने से इनकार कर दिया, या यदि इसे अपनाया गया तो दक्षिणी भाषा के स्थान पर संस्कृत को लेने का विकल्प था, इसलिए सूत्र का स्वयं कोई अर्थ नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में द्रविड़ पार्टियों को प्रमुखता मिली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, जो इस क्षेत्र की मध्यम जातियों से बनी थी और अपने दृष्टिकोण में दृढ़ता से ब्राह्मण विरोधी थी, ने मद्रास में सत्ता हासिल की। यह राज्य में 1967 के चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और सीएम के तहत पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। अन्नादुरी, तब से राज्य ने अधिकांश चुनावों में या तो डीएमके या अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके को सत्ता में लाया है, वह समूह जो एमजी के तहत डीएमके से अलग हो गया था। रामचंद्रन, केरल में कांग्रेस विफल रही। सीपीआई और सीपीएम ने मिलकर ईएमएस नंबूद्रिपाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 1969 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सत्ता खो बैठी और सीपीएम और बांग्ला कांग्रेस द्वारा एक गठबंधन सरकार बनाई गई। बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री और सीपीएम के ज्योति बसु गृह मंत्री थे। गठबंधन में परेशानी थी और राज्य सरकार को भी केंद्र के साथ समस्या थी। नक्सलियों, मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादियों लेनिनवादियों के साथ भी संघर्ष था। संक्षेप में 1969 में गठित सीपीएमएल और चारू मजूमदार के नेतृत्व में, जिसमें वे विद्रोही शामिल थे जिन्होंने सीपीएम को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि इसने क्रांति को धोखा दिया है। यह नक्सलबाड़ी क्षेत्र में था जो नेपाल और पाकिस्तान, उस समय पूर्वी पाकिस्तान, की सीमा में था कि ग्रामीण गरीबों को 1967 के आसपास सीपीएम के कानू सान्याल द्वारा जमींदारों को बेदखल करने वाले जमींदारों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लामबंद किया गया था। विरोध जल्द ही हिंसक हो गया, जिसके कारण कुछ जमींदारों का सिर कलम कर दिया गया। जगह के नाम से नक्सली शब्द उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित हुआ जो राज्य के हितों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेते थे। उत्पीड़ित अब सीपीएमएल ने शहरी क्षेत्रों में सरकार और पुलिस के एजेंट के रूप में प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्टों पर भी हमला किया। पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई की। उन्होंने प्रेरणा के लिए चीन और माओवाद की ओर देखा। अंत में उन्हें सरकार द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया, हालांकि उन्होंने देश के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखा। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाने के साथ तेलंगाना के निर्माण की मांग को लेकर एक नया आंदोलन हुआ। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में भी नक्सलियों ने खुद को स्थापित किया। महाराष्ट्र में एक नई पार्टी शिवसेना की स्थापना 1966 में मुंबई में एक कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे, जिसे बाल ठाकरे कहा जाता है, द्वारा की गई थी। यह पार्टी महाराष्ट्रियों के लिए बॉम्बे की अपनी मांग में मुखर थी और वहां रहने वाले दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाया, जो इसके अनुसार मूल निवासियों से नौकरियां छीन रहे थे।
यहाँ तक दक्षिण भारतीयों के घरों और दक्षिण भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए। महाराष्ट्रियन दृष्टिकोण के लिए महाराष्ट्र कई निवासियों के पक्ष में लग रहा था और शिवसेना बॉम्बे के नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर आ गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अधिक स्वायत्तता की मांग परिलक्षित हुई। 1967 में कश्मीर में एक चुनाव हुआ था जो सभी उद्देश्यों के लिए अनुचित था, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को विपक्ष के बिना चुना गया था क्योंकि अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। कुछ समय के लिए नजरबंद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। भारत के साथ कश्मीर की स्थिति के प्रति उनका रवैया अस्पष्ट रहा, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह कश्मीर के भारत में विलय के विचार के साथ पहले से कहीं अधिक तैयार थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में नई व्यवस्था यह संकेत देती थी कि कश्मीर पर भारत का नियंत्रण काफी दृढ़ था। शेख अब्दुल्ला केंद्र के साथ अधिक सुलह के मूड में थे और इंदिरा गांधी उनके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार थीं। वह कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय का मुद्दा नहीं उठाने पर सहमत हुए, बल्कि अपनी मांग को भारतीय संघ के भीतर केवल अधिक स्वायत्तता तक सीमित रखने के लिए सहमत हुए। वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बने। सापेक्षिक शांति थी और 1975 में इंदिरा गांधी ने जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत का एक घटक घोषित किया। 1966 में इंदिरा गांधी ने अकालियों की मांग को स्वीकार कर लिया कि पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप पंजाब का दक्षिणी भाग, जो मुख्यतः हिंदी भाषी था, एक अलग राज्य हरियाणा बन गया। वहीं उत्तर पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। हालांकि चंडीगढ़ की स्थिति पर विवादास्पद मुद्दा, जिसे अकाली अकेले पंजाब की राजधानी बनाना चाहते थे, को दोनों राज्यों द्वारा राजधानी के रूप में साझा करने के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। हालांकि 1968 और 1969 में चंडीगढ़ की स्थिति पर प्रदर्शन हुए और एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी दर्शन सिंह फेरूम ने आमरण अनशन किया। शुरू में अस्थायी व्यवस्था अनिश्चित काल तक जारी रही। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सामरिक महत्व है। मिजो लोग 1966 में भारत सरकार के खिलाफ उठे। मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के नेतृत्व में लालडेंगा के नेतृत्व में ग्रेटर मिजोरम की संप्रभु स्वतंत्रता की मांग की गई। विद्रोह को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी को सेना का इस्तेमाल करना पड़ा। वायुसेना ने आइजोल में हमले किए। केवल उस समय भारतीय वायुसेना का नागरिक भारतीय क्षेत्र में इस तरह इस्तेमाल किया गया था। 1971 की युद्ध जीत के साथ मिजो अलगाववादी आंदोलन धीमा हो गया। मिजो नेताओं के साथ बातचीत करते हुए केंद्र सरकार ने जुलाई 1971 में मिजो हिल्स को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की पेशकश की। मिजो नेताओं ने इस शर्त पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम अस्तित्व में आया। बाद में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में मिजोरम को 1987 में एक पूर्ण राज्य बनना था। नागालैंड में भी विद्रोह हुआ था। भारत की आजादी के समय नागालैंड असम का हिस्सा था, लेकिन 1963 में यह भारत का एक अलग राज्य बन गया था। लेकिन राज्य में ऐसे चरमपंथी थे जिन्होंने भारत राज्य के बाहर एक अलग पहचान की मांग की। आंदोलन के प्रभारी कट्टरपंथी चीन से मदद और प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार थे। नागा विद्रोहियों और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़पें हुई। इंदिरा गांधी ने स्थिति को दृढ़ता के साथ संभाला, खासकर आपातकाल के दौरान। मार्च 1975 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। सबसे बड़े विद्रोही समूहों के नेता नवंबर 1975 में शिलोंग समझौते के तहत सहमत हुए।
हथियार डालने और भारतीय संविधान को स्वीकार करने के लिए। हालांकि एक छोटा समूह सहमत नहीं हुआ और हिंसा और संघर्ष का सिलसिला जारी रहा। इस बीच 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को भी राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि उत्तर ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदला सिक्किम का विलय। 1950 में सिक्किम भारत का रक्षक बन गया था। 1974 तक सिक्किम में कई चुनाव हो चुके थे। पिछले चुनावों में 2 प्रतिद्वंद्वी दलों ने सिक्किम कांग्रेस बनाने के लिए विलय किया और चुनावों में भारी जीत हासिल की। इस पार्टी ने अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकारों के लिए अभियान चलाया। सिक्किम के शासक चोग्याल ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने भारत की ओर रुख किया और भारत ने सिक्किम के लिए एक संविधान तैयार किया। 1974 में सिक्किम की राष्ट्रीय सभा द्वारा संविधान को मंजूरी दी गई थी। 1975 में एक विशेष जनमत संग्रह आयोजित किया गया था जिसमें भारी बहुमत ने सिक्किम के भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया था। एक परिणाम के रूप में सिक्किम को भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के बाद मई 1975 में अपने 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। सिक्किम भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अवस्थिति चीन से लगती है। हिंदी विरोधी गड़बड़ी को रोकने के लिए भाषा नीति। इंदिरा गांधी ने 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन कर गैर हिंदी भाषी राज्यों की भावनाओं को आत्मसात किया, यह प्रदान करने के लिए कि अंग्रेजी का उपयोग तब तक जारी रह सकता है जब तक कि प्रत्येक राज्य की विधायिका द्वारा भाषा के उपयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में और भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा नहीं अपनाया गया। यह आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के वास्तविक उपयोग की गारंटी थी। इस प्रकार भारत में द्विभाषावाद की आधिकारिक सरकारी नीति स्थापित हुई। इस कदम से कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी प्रदर्शनों और दंगों का अंत हुआ। सत्ता का केंद्रीकरण और समाजवादी पथ 1967 में सत्ता में वापस आने के बाद इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री द्वारा शुरू किए गए कार्यों में सुधार किया। प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधानमंत्री के कई सलाहकार, जिन्हें 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जाना जाने लगा। प्रधानमंत्री सचिवालय का वास्तविक विस्तार और अपने आप में एक शक्ति केंद्र के रूप में इसका उदय इंदिरा गांधी के तहत पीएन अक्सर किसी प्रधानमंत्री के पहले प्रधान सचिव बने। सचिवालय में भी संयुक्त सचिवों की संख्या में इजाफा हुआ। इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी के भीतर सिंडिकेट की स्वतंत्रता दिखाने की जरूरत थी। वह राजनेताओं पर भरोसा नहीं करती थी और यह सुनिश्चित नहीं थी कि वे उसे हटाने के लिए कब षड्यंत्र कर सकते हैं। उसने सलाहकारों की एक टीम की सलाह पर निर्भर रहना चुना। अक्सर के अलावा टीएन कॉल एक करियर राजनयिक, जीपी धर राजनेता से राजनयिक बने, पीएन धर अर्थशास्त्री बने नौकरशाह और आरएन काओ सुरक्षा विश्लेषक। संयोग से अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ की स्थापना 1968 में सीआईए मॉडल पर की गई थी, जिसके प्रमुख काओ थे। अक्सर वामपंथ की ओर एक दृढ़ अभिविन्यास के साथ इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए समाजवादी पथ में प्रमुख प्रभाव था। उनके अन्य सलाहकार भी इसके प्रति उत्साहित थे क्योंकि वे समाजवादी आदर्शों में विश्वास करते थे। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय एकता को पोषित और उन्नत करने के लिए राज्य को अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है। वे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के भी पक्ष में थे। यह निश्चित नहीं है कि इंदिरा गांधी ने इन आदर्शों को धारण किया था, लेकिन वह अपनी जागरूकता में व्यवहारिक थी कि उन्हें इसका पालन करने की आवश्यकता थी।
रामचंद्र गुहा कहते हैं कि उनके सलाहकारों ने उनकी छवि को अर्थशास्त्र में समाजवादी, धार्मिक मामलों में धर्मनिरपेक्षतावादी और एक गरीब समर्थक और सभी के लिए विकास चाहने वाले के रूप में विकसित करने में मदद की। न्यायपालिका के पंख काटना। न्यायपालिका त्वरित सामाजिक सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदमों को लागू करने के रास्ते में आ गई। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति पर विवाद गंभीर था। अदालत ने प्रिवी पस के उन्मूलन के साथ साथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जिसे लगभग तुरंत राष्ट्रपति के माध्यम से लागू किया गया था, के कार्यान्वयन में बाधा डाली थी। अध्यादेश 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जिसने संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया था। यह मौलिक अधिकारों, गोलकनाथ केस में संशोधन के संबंध में संसद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने के लिए था। 1972 में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने को कुछ मौलिक अधिकारों के साथ असंगत होने के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रथा को अलग रखा गया था और न्यायमूर्ति एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, हालांकि उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति राजनीति से प्रेरित थी क्योंकि एएन राय सरकार के पक्ष में नजर आ रहे थे। जब संसद द्वारा पारित कानून को संविधान में संशोधन करने के लिए अधिक अधिकार देने वाले कानून को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, तो न्यायमूर्ति रे ने सरकार के विचार के पक्ष में मतदान किया था। इसे उनकी पदोन्नति को प्रभावित करने के रूप में देखा गया था। फिर 1975 में 38वां संशोधन अधिनियम आया, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा आपातकाल घोषित करने या अध्यादेश जारी करने की संतुष्टि को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1975 के 29वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में विवाद उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुना जा सकता था, लेकिन केवल एक विशेष अदालत द्वारा स्थापित किया जा सकता था। संसद 42वां संशोधन न्यायपालिका की शक्ति को और कम करने के लिए था। 42वां संशोधन अधिनियम एक मिनी प्रकार का संविधान 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जो उस समय तक सबसे लंबा था और संविधान में व्यापक परिवर्तन लाया, इतना अधिक कि इसे अपने आप में एक लघु संविधान कहा जाने लगा। इसने प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ने के अलावा संविधान में कुछ 40 लेख और एक नया अध्याय जोड़ा। मुख्य विचार अदालतों को पूरी तरह से चुनावी विवादों से बाहर करना था, राज्यों के खिलाफ केंद्र सरकार में सत्ता केंद्रित करने के लिए, ताकि देश पर एकात्मक शासन किया जा सकता है, न कि संघीय राज्य व्यवस्था के रूप में। क्रांतिकारी सामाजिक कानून को न्यायिक जांच से बचाने के लिए और न्यायपालिका की शक्ति पर और अंकुश लगाने के लिए, ताकि अदालत के लिए कुछ मामलों के बारे में संसद की नीति को बिगाड़ना मुश्किल हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संशोधन में लाए गए कुछ बड़े बदलाव नीचे दिए गए हैं। इनमें से कुछ कदम 1977 में आई जनता सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। 42वें संशोधन ने संशोधनों को अदालतों के दायरे से बाहर रखा और यह घोषणा की कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इसने न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार के मामलों में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया। प्रस्तावना में भारत को अब मूल संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के बजाय संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में चित्रित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर
राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। संविधान में नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए और कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्रधानता दी गई थी। मौलिक कर्तव्यों पर एक नया अध्याय संविधान में जोड़ा गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसने 1971 की जनगणना के स्तर पर 2000 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों की संख्या को और स्थिर कर दिया। प्रत्येक जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्षों में कोई पुनर्समायोजन नहीं होना चाहिए, जैसा कि उस समय तक प्रथा थी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने के लिए घोषित किया गया था। संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं में गणपूर्ति की आवश्यकता को त्याग दिया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर